हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि आज हमारा ये तीसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। टेलीग्राम पर ही हम अपना जो है ये पीडीएफ अपलोड करेंगे। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही कमेंट सेक्शन के पास एक हाइप का जो है ऑप्शन है, आप लोग वीडियो को हाइप ज़रूर किया करें ताकि हमारी ये वीडियोज़ और लोगों के पास यूट्यूब रिकमेंड कर सके। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज अपना ये टेस्ट सीरीज। तो आज ये हमारा तीसरा टेस्ट है, ये बाइलिंगुअल टेस्ट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट है आज का, ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें करंट अफेयर है और बिहार स्पेशल, 3 टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। साथ ही जो है इनको जो है ये उदारवादी कांग्रेस से संबंधित थे, यानी कि ये नरमपंथी थे, गरमपंथ से संबंधित नहीं थे। और साथ ही इनको कहा जाता था चांदी के चम्मच जैसा वक्ता, यानी कि इनके जो भाषण होते थे बहुत ही विनम्र स्वभाव में दिए जाते थे, इसलिए इनको चांदी के चम्मच जैसा वक्ता भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्न में से किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अब अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी श्रद्धानंद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है और 4 कथन दिए हुए हैं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। पहला कथन है, इस आंदोलन में मुख्य प्रवर्तक अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे। बिल्कुल सही है। खिलाफत समिति का गठन 1919 में बॉम्बे में किया गया था, ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है, महात्मा गांधी को नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, ये भी कथन सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो ये चारों कथन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ने वालों में शामिल नहीं थे? विट्ठल भाई पटेल, मजरूल हक, चितरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई तेज बहादुर सप्रू जी ने नहीं छोड़ी थी। शेष विट्ठल भाई पटेल, मजहरुल हक और चितरंजन दास ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किनके द्वारा की गई थी? एन.एम. जोशी, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय या फिर बी.पी. गिरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं। पहले बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित थे। भारतीय किसान संस्थान, तो ये जो है एन.जी. रंगा इससे संबंधित थे। बंगाल प्रजा पार्टी, तो ये फजलुल हक इससे संबंधित थे। बकास्त आंदोलन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इससे संबंधित थे। तो यहाँ पे डी का पहला हो जाएगा। तो इसका सही कूट होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीतिलता वाडेकर किस घटना से जुड़ी थी? राइटर्स बिल्डिंग हमला, चटगांव शस्त्रागार हमला, पहाड़तली यूरोपियन क्लब हमला या फिर वर्धमान जिला मजिस्ट्रेट हत्या? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहाड़तली यूरोपियन क्लब हमला जो हुआ था, इससे प्रीतिलता वाडेकर जो है संबंधित थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1932 को पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमला किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने
विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्यों से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया सही विकल्प का चयन करें। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए नहीं आया था, गलत हो जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए, सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ये सही है। बाकी शिक्षा में सुधार के लिए नहीं आया था, कृषि के सुधार के लिए भी नहीं आया था, सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु भी नहीं आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन जो आया था ये प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइमन आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा करना था इसका उद्देश्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी यात्रा के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? रिचर्ड ग्रे, वेब मिलर, लुई फिशर, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेब मिलर। वेब मिलर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, दांडी यात्रा 1930 से। जबकि लुई फिशर यहाँ पे दिया हुआ है, लुई फिशर जो है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वेब मिलर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं और भारत छोड़ो आंदोलन से लुई फिशर संबंधित थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दांडी यात्रा पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आंगा खा पैलेस में या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यरवदा जेल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धरसना नामक गोदाम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय जो है गांधी जी यरवदा जेल में थे, और ये धावा कब बोला गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये कांड हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा। दूसरा है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में सरोजनी नायडू या मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या फिर किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने लिया था, सरोजनी नायडू जी ने लिया था और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोगों ने लिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। तो कहाँ कहाँ पे जो है 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है मंत्रिमंडल नहीं बना था? तो ना बंगाल में बना था और ना ही पंजाब में। जबकि 8 प्रांत, उसमें से हो जाएगा मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई थी। जबकि बंगाल और पंजाब में ये सरकार नहीं बनी थी। बंगाल, 3 पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल, पंजाब और सिंध, इन 3 क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है आंसर होगा, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील की थी? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार जो है
अभिव्यक्ति जहाँ हुई थी ये है 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के अपने कार्यक्रम को तेज कर दिया और हरिजनों के उत्थान के लिए संगठित प्रयास शुरू किया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही होगा। दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुए समझौता यानी कि पूना समझौता पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली घोषणा पत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो दिल्ली घोषणा पत्र जो है किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा रखी गई शर्तें, ये यहाँ पे से संबंधित था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने अवध क्षेत्र में किसानों को धार्मिक अपील और कृषि विरोध को मिलाकर संगठित किया? रामायण की एक प्रति लेकर गांव-गांव घूमे और उसके श्लोकों का उपयोग करके किसानों को लामबंद किया। लगभग 1919 में जमींदारों के खिलाफ शुरुआती किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया और बाद में 1920 तक इस क्षेत्र में किसान संघों की संगठित करने में मदद की। ये जो है किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, झिंगुरी सिंह, बादल कोयरी, बाबा रामचंद्र या फिर स्वामी सहजानंद। तो ये जो कथन कहा गया है ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये बाबा रामचंद्र जी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा समाचार पत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कृषि संकट को उजागर करने और किसानों को शोषण के खिलाफ लामबंद करने के लिए निकाला गया था? लोक संग्रह, कृषक समाचार, हुंकार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख किसान नेताओं में से एक थे। गाजीपुर में जन्मे वे बाद में बिहार में बस गए और कम उम्र में सन्यासी बन गए। शुरुआत में वे सामाजिक सुधारों से जुड़े थे, लेकिन जमींदारों द्वारा काश्तकारों और बटाईदारों के शोषण को देखने के बाद धीरे धीरे उनका ध्यान कृषि संबंधी मुद्दों की ओर बढ़ गया। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में किसानों को ऊंचे लगान, अवैध करों, बेगार और बेदखली के खिलाफ एकजुट किया गया। किसानों की मुश्किलों को उजागर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लोक संग्रह और हुंकार नामक अखबार निकाले। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, लोक संग्रह और हुंकार, ये दोनों किसका है? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का है और यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लोक संग्रह और हुंकार दोनों जो है पत्रिकाएं निकाली गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन जो कि 1918 में स्थापित हुआ, किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? NM जोशी, SA डांगे, B कल्याण सुंदरम मुदलियार या फिर BB गिरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो है C, B कल्याण सुंदरम मुदलियार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र मामले में दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन, HG वेल्स, हेराल्ड लास्की और रोमन रोलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से सहानुभूति टिप्पणियां प्राप्त की? NIA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा यहाँ पे मेरठ षड्यंत्र मामला। तो मेरठ षड्यंत्र मामला कब से कब तक चला? तो 1929 से 1933 तक चला और इसमें जो है 32 ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट नेता जो है शामिल थे जिन पर ये मुकदमा हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वराजवादियों और नो चेंजर्स यानी कि परिवर्तन विरोधियों के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि स्वराजवादियों ने विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की ताकि उन्हें भीतर से ही समाप्त किया जा सके, जबकि नो चेंजर्स ने रचनात्मक कार्यों और बहिष्कार जारी रखने पर जोर दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइमन कमीशन 1927-28 के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग विभाजित थी, एक गुट इसका समर्थन कर रहा था जबकि दूसरा गुट विरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशें थीं? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, अलग निर्वाचक मंडलों के बजाय संयुक्त निर्वाचक मंडल, प्रांतों का भाषाई पुनर्गठन, या फिर केंद्र में उत्तरदायी सरकार। तो यहाँ पे कौन सी जो है सिफारिशें थी नेहरू रिपोर्ट की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सभी चारों जो है ये थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इरविन घोषणा जो कि 31 अक्टूबर 1929 में हुई थी में कहा गया था कि, क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट्स को भारत की संवैधानिक प्रगति के स्वाभाविक परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया। तो ये कब किया? तो ये 13 अक्टूबर 1946 को किया। 1946 को। ये सारी घटनाएं 1946 की हैं, बस डेट का और मंथ का डिफरेंट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तो कैबिनेट मिशन द्वारा रिपोर्ट जो है ये कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को किया गया। 16 मई 1946 को। और अंतरिम सरकार के लिए रास्ता बनाने हेतु वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों का इस्तीफा, ये 2 सितंबर 1946 को हुआ। 1946। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कैबिनेट मिशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? तो फिर उसके बाद यहाँ पे अंतरिम सरकार के लिए रास्ता बनाने हेतु कार्यकारी परिषद के सदस्यों का इस्तीफा 2 सितंबर 1946। फिर उसके बाद आएगा मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला 13 अक्टूबर 1946। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 4, 1, 2, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम सरकार के संबंध में मंत्रियों और उनके विभागों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? एक तरफ मंत्री हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे विभाग दिया हुआ है। तो गजनफर अली खान संचार मंत्री नहीं थे। ये गजनफर अली खान जो है ये संचार मंत्री नहीं थे, गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या थे? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और CH भाभा कानून मंत्री दिया हुआ है, गलत है। ये निर्माण खान और विद्युत मंत्री थे। बाकी जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। आई चुंदरीगढ़ जो है ये वाणिज्य मंत्री थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? पहला एवं दूसरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, यही कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता या विशेषताएं हैं? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, ये यहाँ पे नहीं है। पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया, ये यहाँ पे बिल्कुल ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व की शुरुआत और अलगाववाद के बीज बोए, ये तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है, ये भी नहीं होगा। और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। तो यहाँ पे कौन सी एक विशेषता है? तो केवल दूसरा यहाँ पे 1919 भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। तो केवल 2 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता पहले की तरह रही, भारत के डोमिनियन को हस्तांतरित कर दी गई, समाप्त हो गई और क्राउन के साथ सभी संधियां अमान्य हो गईं, ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दी गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता जो थी ये यहाँ पे जो है समाप्त हो गई और क्राउन के साथ सभी
संधियां अमान्य हो गई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुए सिलहट जनमत संग्रह का परिणाम यह हुआ। सिलहट भारत में शामिल हो गया, सिलहट पाकिस्तान में शामिल हो गया, सिलहट एक स्वतंत्र राज्य बन गया, या फिर सिलहट भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलहट पाकिस्तान में शामिल हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में संवैधानिक स्वदेशीता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो इसका यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा स्वदेशी संप्रभुता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने महिलाओं को प्रदान किए पुरुषों के समान मतदान का अधिकार, ये तो नहीं प्रदान किया गया। विधानमंडल में आरक्षित सीटें, बिल्कुल सही है। और पृथक निर्वाचन मंडल, ये दोनों यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रदान किया गया। तो दूसरा एवं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत का शासन निम्नलिखित में से किससे किसको हस्तांतरित कर दिया, यानी कि किससे लेकर किसको दे दिया? मुगल सम्राट से ब्रिटिश क्राउन को, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, रियासतों से ब्रिटिश क्राउन को, या फिर गवर्नर जनरल से वायसराय को। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की 26 नवंबर 1949 से तत्काल प्रावधान से लागू कर दिया गया था? नागरिकता और संघीय व्यवस्था, चुनाव, अस्थायी संसद, या फिर मौलिक अधिकार। तो किसको किसको लागू कर दिया गया था? तो चुनाव और अस्थायी संसद, इन दोनों को लागू कर दिया गया था। बाकी जो है बाद में लागू है। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो पूना समझौता से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है यहाँ पे, इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सांप्रदायिक अधिनिर्णय से अधिक कर दी गई, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन है कि केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली को बनाए रखा गया, गलत है। चौथा है, गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा एवं चौथा कथन सही है। किसके बारे में? तो पूना समझौता के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गांधी जी द्वारा सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। दूसरा कथन है, गांधी जी द्वारा 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे हरिजन जो है क्या था? तो साप्ताहिक पत्र था। तीसरा है, 7 नवंबर 1933 को गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में हरिजन यात्रा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला एवं दूसरा कथन सही है, क्योंकि हरिजन यात्रा जो है गांधी जी द्वारा 7 नवंबर 1933 को वर्धा से उन्होंने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी, जबकि यहाँ अहमदाबाद दिया हुआ है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। दूसरा है, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो कौन सा कथन यहाँ पे जो है सही है? सत्य कथन का चयन करना है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 2 साल 4 महीने का था, यानी कि 28 महीने। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, कांग्रेसी मंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में 22 अक्टूबर 1939 के दिन को जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को मुक्त दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि यहाँ पे 22 अक्टूबर दिया हुआ है। तो 22 अक्टूबर नहीं, 22 दिसंबर को जो है मुक्ति दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था।
दूसरा कथन है वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला असत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। बटलर कमेटी का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना नहीं था, तो असत्य कथन पूछा गया, तो केवल पहला यहाँ पे असत्य है, दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पे किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सी राजगोपालाचारी, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। पहला है भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, बिल्कुल ये भी प्रावधान था। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन में। और साथ ही भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी यहाँ पे शामिल था। तो ये चार के चारों प्रावधान जो है क्रिप्स जो द्वारा प्रारूप लाया गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, उसमें सम्मिलित था क्रिप्स मिशन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चौधरी रहमत अली द्वारा प्रयुक्त पाकिस्तान शब्द ब्रिटिश भारत की 5 इकाइयों के नामों के प्रथम अक्षरों से बना था। दूसरा है लाहौर प्रस्ताव 1940 में पाकिस्तान शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में यह कहा कि वे केवल एक पृथक मुस्लिम राज्य से कम किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे केवल जो है दूसरा कथन गलत है, पहला एवं तीसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है चार्टर एक्ट 1853 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही है। इसने मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की, ये भी सही है। और तीसरा कथन है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, तो ये भी यहाँ पे सही है। और चौथा है इसने नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया, ये कथन गलत है। सिर्फ पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन सही है चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था? डफरिन, हार्डिन सेकंड, माउंटबेटन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वे 1947 में अपने कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। दूसरा कथन है उन्होंने संविधान की अध्यक्षता की। और तीसरा कथन है भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। अब यहाँ पे पूरा प्रश्न देखते हैं, इन कथनों में से कितना सही है, कौन सा सही है? तो इन कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पास किया गया। वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार नेता एवं संबंधित जेलों में से निम्न युग्मों पर विचार करें। नेता है, दूसरी तरफ जेल जहाँ पे उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। महात्मा गांधी पूना का आंगा खा महल, सरोजनी नायडू बाकुड़ा जेल, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद बांकीपुर जेल। तो उपरोक्त में से कितने युग्म जो है सुमेलित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आंगा खा महल में रखा गया, बिल्कुल सही है, और रखा गया। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आंगा खा में ही रखा गया था। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू बाकुड़ा जेल दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ कुछ दिन बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी आंगा खा प्लेस में ही। जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और अबुल कलाम आज़ाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया था। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा एवं चौथा गलत है। तो केवल 2 युग्म यहाँ पे सही है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो के आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में द वे आउट नामक पंफलेट जारी किया। भारत की स्वतंत्रता हेतु सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। तो दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है द वे आउट नामक पंफलेट, तो दी वे आउट नामक पंफलेट जो है सी राजगोपालाचारी ने 1944 में जारी किया था। और यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता हेतु सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है किया गया था। तो ये गलत है, ये जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दोनों कथन में से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले जापान में हुआ था, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे सिंगापुर में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। एनआईए ट्रायल्स में भारत में राष्ट्रवादी भावना को और तेज किया, बिल्कुल सही है। आज़ाद हिंद सरकार को कुछ देशों ने मान्यता दी, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, जिसकी अध्यक्षता भारत के राज्य सचिव स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा किया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य पूछा गया है, सत्य कथन, तो ये कथन गलत है। पहला यहाँ पे गलत है। दूसरा है कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की सुझाव को प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो दूसरा एवं तीसरा कथन सही है और पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा, ये क्रिप्स जो थे इसके सदस्य थे। तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को किस स्वतंत्रता सेनानी नेता ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या फिर पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मिशन योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। क्रिप्स मिशन के समय, कैबिनेट मिशन में, या फिर माउंटबेटन योजना के समय, या फिर बेबल योजना में। तो ये कथन जो गांधी जी ने कहा था ये कहा था कैबिनेट मिशन के समय में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1946? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में यहाँ पे सुनिश्चित किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ प्रमुख घटनाक्रम है, दूसरी तरफ तिथि है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश 4 जुलाई 1947 बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना 26 अक्टूबर 1946 ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तीन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या फिर बीपी मेनन के मस्तिष्क का? तो यहाँ पे भारत के विभाजन का बाल्कन जो प्लान था ये उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चर्चाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पे, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचक मंडल का मुद्दा चर्चाओं में हावी रहा। दूसरा है, रियासतों ने बिना किसी शर्त के तुरंत संघ में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। तीसरा है, सम्मेलन के केंद्र में उत्तरदायी सरकार की संभावना पर चर्चा की गई। चौथा कथन है, कांग्रेस की अनुपस्थिति ने कार्यवाही की प्रभावशीलता और वैधता को कम कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये गलत है। तीसरा कथन भी सही है और चौथा कथन भी यहाँ पे सही है। और याद रखिएगा कि कांग्रेस जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है वो शामिल हुई थी, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें दूसरा पॉइंट गलत है, पहला, तीसरा एवं चौथा पॉइंट सही है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण था आर्थिक संकट, ब्रिटिश सरकार का विरोध, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा, या फिर डोमिनियन दर्जे के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग? तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो मुख्य असफल होने का जो मुख्य कारण था यह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, गलत है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। शेष यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में स्टेटमेंट दिए हुए हैं सब गलत हैं, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य सिद्धांतकार के रूप में कार्य किया और भारतीय परिस्थितियों में निहित लोकतांत्रिक समाजवाद पर जोर दिया? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, या फिर सी राजगोपालाचारी जी ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 15 अगस्त 1934 बम्बई में, 21 अक्टूबर 1934 बम्बई में, 26 जनवरी 1935 पटना में, या फिर 10 मार्च 1933 नागपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो यह हो जाएगा 21 अक्टूबर 1934 बम्बई में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यहाँ पे पहला कथन है, ये चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से अधिक प्रांतों में सरकार बनाई, ये भी कथन यहाँ पे सही है। सत्य कथन पूछा गया है तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम बहुल प्रांतों में प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी, गलत है। और चौथा कथन है, इन परिणामों ने उस समय मुस्लिम लीग के सीमित जनाधार को उजागर कर दिया, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन ए में है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता के समय निम्न कथन गांधी जी के संदर्भ में किनके द्वारा कहा गया था? भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए
एक उत्कृष्ट बलिदान है, हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, अब्दुल गफ्फार खान या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के चुनाव के बाद शुरू में मंत्रालय बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिचकिचाहट का मुख्य कारण क्या था? फिर से पढ़ेंगे एक बार। 1937 के चुनाव के बाद शुरू में मंत्रालय बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिचकिचाहट का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश प्रांतों में बहुमत का अभाव, गलत। सुरक्षा उपायों के बिना औपनिवेशिक ढांचे के तहत पद स्वीकार करने पर असहमति, या यहाँ पे सही है, कांग्रेस के भीतर समाजवादी नेताओं का विरोध, गलत है। कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित करने से गवर्नरों का इनकार, तो ये भी कारण यहाँ पे मुख्य कारण नहीं था। ऑप्शन बी में जो कथन दिया हुआ है यही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा जैसे प्रांतों में सरकारें बनाई। दूसरा कथन है, पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने विभिन्न समुदायों के समर्थन से सरकार बनाई। तीसरा है, मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल की। और चौथा कथन है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव में सरकार बनाई। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा यहाँ गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। सिर्फ यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, पहला, दूसरा एवं चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 1, 2 एवं 4 यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे कांग्रेस की अनुपस्थिति लेकिन संघीय ढांचे पर सहमति बनी थी, तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा तीसरा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और दलित वर्गों के मुद्दे पर गतिरोध हुआ था, तो यहाँ पे बी का दूसरा हो जाएगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसका यहाँ पे कम भागीदारी के कारण संवैधानिक प्रस्तावों का समेकन यहाँ पे हो जाएगा। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, तो यहाँ पे डी का चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से ए का तीसरा हो जाएगा और बी का दूसरा हो जाएगा और सी का पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा 3, 2, 1, 4 हो जाएगा, जो कि 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71, पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1933 में पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में किसने और किस पैम्फलेट में किया? पहला है, मोहम्मद इकबाल ने इस्लाम में रिलीजियस थॉट के रिकंस्ट्रक्शन में। दूसरा है, चौधरी रहमत अली ने नाउ आर नेवर में। और ऑप्शन यहाँ पे सी यानी कि तीसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी में। या फिर ऑप्शन डी, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन में। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का, तो ये चौधरी रहमत अली ने नाउ आर नेवर पैम्फलेट में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72, पाकिस्तान की मांग के विकास के बारे में इस बातों पर गौर करें। पहला है, एक अलग मुस्लिम देश के विचार को पहली बार 1940 के लाहौर अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था, तो बिल्कुल सही कथन है ये। और नेक्स्ट है, लाहौर प्रस्ताव में बंटवारे की मांग करते समय साफ तौर पर पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। और तीसरा कथन है, मोहम्मद इकबाल ने अपने 1930 के इलाहाबाद भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों को एक करने का सुझाव दिया था, ये भी कथन यहाँ पे सही है। और क्रिप्स मिशन 1942 ने प्रांतों को अलग होने का विकल्प देकर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला, तीसरा एवं चौथा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान युद्ध के लिए एक आदमी नहीं, एक पाई नहीं नारे का मुख्य मतलब था।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान युद्ध के लिए एक आदमी नहीं एक पाई नहीं। नारे का मुख्य मतलब क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को पूरी तरह नकारना, किसी भी तरह के ब्रिटिश युद्ध की कोशिशों का समर्थन करने से इनकार करना, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस की मांग, या फिर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती का विरोध। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था, इस समय जो ये कहा गया कि युद्ध के लिए एक आदमी एक पाई नहीं, इस नारे का मुख्य मतलब था कि किसी भी ब्रिटिश युद्ध की कोशिशों का समर्थन करने से इनकार करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 73 प्रश्न जिनको हमने आज सॉल्व कर लिया। ये पार्ट 1 है टेस्ट सीरीज संख्या 3 का। आगे इसके हम नेक्स्ट पार्ट में जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।